मुझे भी शेयर करना है। नमस्कार, मेरी सभी सहेलियों का बड़ी बिंदी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी बिंदी के साप्ताहिक शो में हम सारे यहाँ पर आज फिर से जुड़े हैं एक नए गेस्ट को लेकर। आज हमारा श्रृंखला संख्या है 208 और जो आज हमारे साथ यहाँ पे एक नया गेस्ट जो जुड़ा है उनका नाम है एकता नाहर। एकता नाहर, अभी मैं जब सोच रही थी कि इनका परिचय कैसे दें तो बस थोड़ा सा मैं पोएटिक हो गई, ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कि एक लड़की है जिसकी अपनी एक दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एकता चाहती है कि वो हमेशा उनके आसपास हंसते मुस्कुराते रहें। उसके साथ साथ एकता की अपनी एक रूमानी दुनिया है। एकता लिखती हैं, खूबसूरत लिखती हैं, पढ़ती हैं लोगों के लिए और ऐसे ही अपने रंग बिखेरते चलती हैं जिसमें ना केवल हम मनुष्य अपना जीवन अच्छे से जी सके, मुस्कुराते रह सके, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु जो कि वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी एक खुली हवा में सांस ले सके और उनको भी किसी तरह से हानि ना हो। तो उस एक मासूम दुनिया से एकता आती है। एकता, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बड़ी बिंदी के इस मंच पर। बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आपने बहुत खूबसूरती से मेरा इंट्रो दिया और बहुत-बहुत धन्यवाद बड़ी बिंदी के मंच का मुझे बुलाने के लिए। तो एकता, ये जो आपकी रंग भरी दुनिया है, रंगों से भरी हुई दुनिया है और एक कहते हैं ना, हम जब आंख बंद करते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हम दुनिया बनाते तो कैसी बनाते, तो हम सारी दुनिया तो नहीं बना सकते पर एटलीस्ट आस पास हम जरूर शुरुआत करते हैं। तो मैं आपकी और बाकी जर्नी पे आऊंगी, पर चूंकि हमने यहाँ पे अभी बाई चांस एनिमल्स की बात की ही है तो मैं उसी से बात शुरू करना चाहूंगी। और वो सवाल ये है कि ये थॉट कैसे आया, बचपन से आया या कुछ आपने देखा, ये कैसे हुआ? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है कि या तो आप कुछ देखते हैं या आप में बचपन से इनहेरेंट होती है। आपके साथ क्या हुआ? अ, जो जानवरों से मैं पहले बता देती हूँ कि मैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट बतौर काम करती हूँ। तो जानवरों से प्यार करने का, प्यार और नफ़रत का एक्चुअली ना हम सोचते नहीं हैं। हम इंसानों की अपनी दुनिया होती है जिसमें हमारा परिवार होता है, हमारे माता-पिता, हमारे भाई-बहन, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हमारा पार्टनर, बच्चे, ये। इससे ज़्यादा हम अपनी दुनिया में किसी को एंटर करते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं उसके बारे में। हमारे आस-पास कभी हम जाते हैं, हमने बाहर देखा तो हमें दुःख होता है, किसी ज़रूरतमंद को देखा हमने, तो हमें लगता है, या थोड़ा बहुत कभी हमने खबरें सुनी तो हमें दुःख होता है कि देश में ऐसा भी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। पर जानवर जो कि हमारे आस-पास एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, हम कभी उनके बारे में नहीं सोचते। जैसे मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँ, हम कभी चावल के कीड़े निकालते वक़्त, दवाई रखते वक़्त नहीं सोचते कि उनकी एक दुनिया है। हम किसी चप्पल से मकड़ी को या छिपकली को मारते वक़्त, भगाते वक़्त भी नहीं सोचते कि वो एक दुनिया है। ये तो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हो गए, जीव हो गए, पर ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे आस-पास हैं और वो शायद हमें बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, पर उनके बारे में तो हमारा बिल्कुल ख़्याल ही नहीं जाता है। जो कि बचपन में हमने सुना भी है कि पहली रोटी गाय की और दू आखिरी रोटी कुत्ते की। पर बस वो वहीं तक हमारा थॉट है कि ठीक है, कभी खिला दिया गाय को या कुत्ते को। लेकिन जब मेरा एक फ़ेज़ चल रहा था, बहुत ज़्यादा पर्सनल क्राइसिस से मैं गुज़र रही थी, डिप्रेशन का फ़ेज़ था, और उस टाइम मेरी लाइफ़ में एक मेरा पेट आया, जिसका नाम कॉफ़ी है, और मेरे पार्टनर और मैं, हम दोनों साथ में उसको लेके आए। और उसके साथ-साथ जब वो मेरे साथ-साथ बड़ा हुआ और मैं उसके साथ-साथ एज़ अ ह्यूमन बहुत ग्रो की। क्योंकि मैंने वो दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। मैं अपनी ही दुनिया में ऐसे बहुत सारे जो कोएक्सिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो मैं उन सब से अनजान थी, अपनी दुनिया में जी रही थी और मुझे लगता था मैं सब कुछ ठीक तो कर रही हूँ। अगर मैं पर्यावरण के बारे में सोचती हूँ, अगर मैं देश के बारे में सोचती हूँ और वहाँ मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ें सही करने की कोशिश करती हूँ कि मैं प्लास्टिक कम यूज़ करूँ या हमेशा देशभक्ति के बारे में सोचती हूँ। तो पर मैंने कभी ये इस तरह से नहीं सोचा कि एक जानवर एक बहुत बड़ा तबका है, करोड़ों की आबादी है, जो सफ़र कर रहे हैं और जिसकी ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। वो मैंने बिल्कुल। कभी नहीं सोचा। इस तरह से मेरा थॉट नहीं आया, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमें कभी ये सिखाया नहीं गया कि हम एक
उस तरह से जानवरों को देखे हैं, या हमने कभी सिर्फ निबंध लिखे होंगे गाय पर या कुत्ते पर, उससे ज्यादा हमने कभी जानवरों के वो हमारे और उनके बीच कैसे रिलेशनशिप बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं सीखा। फिर सेकंड आता है परिवार। परिवार में अगर ये नहीं सिखाया गया कि जानवरों के साथ क्रूरता करनी है, पर ये भी नहीं सिखाया जाता कि उनको दोस्त बनाना है, उनके साथ प्यार से कैसे रहना है। थर्ड थिंग, जो अभी इतना मीडिया में इतना हाइप बनाया हुआ है कि ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जी। जानवरों ने अटैक किया, या तो उस सब की वजह, वो सब चीजें जब भी सामने आई और कॉफी को जब मैं देखती थी तो मैं सोचती थी ये दुनिया कितनी अलग है, और जो एक पर्सपेक्टिव सेट किया हुआ है जानवरों के बारे में वो कितनी अलग है। तो मैंने बस उसको बदलने के लिए फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई बोले ना बोले, मुझे इस चीज के बारे में बोलना चाहिए, मुझे इस चीज के बारे में लिखना चाहिए। मैंने वहां से शुरुआत की। तो और ये कितने वर्षों पहले हुआ एकता? कॉफी मेरी जिंदगी में आया था 4 साल पहले, और 4 साल से ऐसा नहीं था कि मैं उसको देख के, उसके साथ साथ मैंने सीखा, उसके साथ जी। साथ मैंने ह्यूमैनिटी के लेवल पे मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा मैंने ग्रो किया, और इंसान और जानवर के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत करीब से समझा, और उसके साथ फिर मैंने जो मेरी गली के या जो आसपास के जो जानवर थे उनके साथ वो रिश्ता वैसा ही बनाया, वैसा ही मजबूत किया। और उसके बाद अब मुझे लगता है कि दुनिया के जितनी भी बेजुबान जानवर हैं उन सबके साथ मेरा वैसा ही रिश्ता है। तो वो जर्नी बहुत धीरे 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 शुरू हुई, और अब इस तरह से है कि मैं, मुझे लगता है कि अब मेरी पूरी जिंदगी उनकी ही आवाज है। एकता, जब मैं आपके बारे में सोच रही थी, मैं जो भी गेस्ट आता है हमें हम ऑफ कोर्स हम उसके बारे में जो भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं पहले से वो करते हैं, जितना जान सकते हैं, जितना उसको समझने की उसकी पर्सनालिटी को कोशिश की जा सकती है वो करते हैं। तो जब मैं आपको ऐसे आमने सामने हमारी जब बैठ के बात नहीं हुई थी उससे पहले जब मैं विजुअलाइज कर रही थी तो ज्यादा पोएटिक हो जाऊंगी आई एम श्योर, बट लेट मी से दैट ऐसा लग रहा था एक सिंड्रेला है, एक कलरफुल दुनिया है और यू नो सो मेनी रैबिट्स बर्ड्स आर फ्लाइंग अराउंड और वो सबके साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है, वो भी मजे में है और उनको मैं भी मजे में रहने दे रही हूँ। ये सोच के एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है हमें। पर मुझे लगता है मैं वापस आती हूँ रियलिटी में, हम कहीं ना कहीं जो आजकल का दौर है कंज्यूमरिज्म में इतने ज्यादा बह चुके हैं कि शायद छोटी छोटी बातें जैसे आपका मैंने अभी कुछ दो शायद कल ही मैंने देखा था, आपने स्पाइडर के लिए भी लगाया हुआ था शायद इफ आई एम राइट, कि पशुओं के लिए तो शायद हम सोच भी लें एक बार कहीं से, ये इस तरह के कीड़े मकोड़ों के लिए तो हम सोचते ही नहीं कि ये भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा ही है। ये मेरा मानना कहीं तक सही है कि हम हर तरह से तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये कुछ चीजें ऐसी कि अननोइंगली भी हो जाती हैं। पर इतने माइक्रो लेवल पर आपकी सोच आई, वो सिर्फ कॉफी के चलते था या ये कहीं क्वालिटीज आप में बचपन से भी रही थी? अ, जैसे मेरे आसपास वाले मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि ये तो बहुत इमोशनल है, ये तो बहुत सेंसिटिव है। अगर जैसे कभी मुझे किसी चीज़ को देखकर मैं उसके बारे में बोलती हूँ, या पर हमेशा मुझे ये चीज़ फ़ील हुई है कि इमोशनल होना या सेंसिटिव होना एक इस तरह से बोल दिया जाता है जैसे कि ये कोई छोटी जी। बात है या गलत बात है, या अगर मुझे किसी बात को लेके ज़्यादा दुःख हो रहा है तो वो मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज़ अगर मैं करूँगी तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। तो शुरुआती दौर में तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि चुप रहना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है, या ज़्यादा दुखी नहीं होना है, या कोई कोई खबर ऐसी सुन ली जिसकी वज़ह से मुझे आँसू आ रहे हैं, जो कि जिससे मेरा कुछ लेना-देना नहीं है। पर धीरे-धीरे ये सेंसिटिविटी जो है ना वही मेरी स्ट्रेंथ बनी, क्योंकि जब मैं उस संवेदनशीलता को फ़ील करती थी, महसूस करती थी, मैं तभी उसके बारे में आवाज़ मैंने उठानी शुरू की। क्योंकि हमारा संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। और एक संवेदनशील इंसान, मैं कहूँगी कि सड़क पर देख के खून देखकर वो ये नहीं तय सोचेगा कि पहले खून देखे कि वो इंसान का है कि जानवर का है कि किसी जीव का है, फिर उसकी संवेदनशीलता जागेगी। तो जो ये कहते हैं कि हम पहले इंसानों के लिए, फिर अगर बाद में कभी आया मौका तब हम जानवरों के लिए सोचेंगे या पशु-पक्षियों के लिए। तो संवेदनशीलता इस तरह से नहीं आती कि प्रायोरिटी वाइज़ आए कि इंसानों को के लिए पहले आए या बिल्कुल। आगे। हमारे लिए हम फ़ील करते हैं, पेन फ़ील करते हैं तो वो सबके लिए वो
हम क्या होता है ना, हैबिचुअल हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन सफरिंग के लिए पेन के लिए मुझे लगता है हैबिचुअल हमें नहीं होना चाहिए। हम कई चीजें बार बार सुनते हैं तो फिर हम उसके लिए हम सोच लेते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें लगता है उसके लिए अब पेन फील उतना नहीं होता। बट ऐसा हमें कभी भी अपने साथ नहीं करना चाहिए, ये हम अपने साथ ही गलत करते हैं मुझे लगता है। निश्चित और रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, मैंने जब आपका ये स्पाइडर वाला पोस्ट देखा, उसके साथ साथ ही मैंने जस्ट नेक्स्ट चिकन के लिए जो पोस्ट आपने डाला था, जो बंच में एक साथ मशीन में डाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा स्किन टू स्किन एक्सपीरियंस आपकी तरह होने का है। तो मतलब मैं नहीं देख पाती, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती ये सब, मतलब आई आई क्विकली आई जस्ट स्किप दैट थिंग, मैं नहीं देख सकती। तो एक एक ये सेगमेंट है लोगों का जो इस तरफ एक्सट्रीम है, आप तो वीगन भी हैं, तो यहाँ तक एक एक्सट्रीम है। और एक एक इधर एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनको हम देखते हैं कि वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपने कहा कि हाँ ये तो फूड ही है, इसको तो फूड में काउंट किया जाता है। इसी पॉइंट पे मैं आपसे एक जानकारी इस पे भी आपके थॉट लेना चाहूंगी। जब हम देखते हैं, स्पेशली मैं साउथ में हूँ, तो यहाँ तो बहुत कॉमन है, यहाँ पर नॉनवेज शॉप्स आपको वेजिटेबल शॉप से ज्यादा मिलेंगी। देखा जाता है कि, मैं इसमें अभी पढ़ ही नहीं रही कि उनको खाना सही है या नहीं, मतलब वेजिटेरियन होना अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन अच्छा होना, मैं इसमें नहीं जा रही। पर मुझे लग रहा है कि आप उनको लाए हैं चिकन शॉप्स के बाहर, आपने अक्सर देखा होगा कि भरी गर्मी में जो चिकन हैं उनको रखा जा रहा है और धूप उन पे गिर रही है, उन पे एक कपड़ा तक नहीं पड़ा। मुझे लगता है आप इस निर्दयता को कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप उसके साथ करने वाले क्या है, मैं उस पर तो आ ही नहीं रही। आप ऐसे पहले इतनी निर्दय कैसे हो सकते हैं, आप मनुष्य हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? आपने भी ज़रूर इस तरह का बहुत कुछ गौर किया होगा। आपको क्या लगता है? अ, पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपने कहा कि एक तो ये एक्सट्रीम है कि हम वीगनिज़्म की तरफ जा रहे हैं और एक जी, एक्सट्रीम है। तो मुझे लगता है कि संवेदनशील होना या करुणा होना या प्रेम होना उसका कोई एक्सट्रीम नहीं है। वो एक्सट्रीम नहीं, एक्सट्रीम वो है जो जो क्रूरता हो रही है हर रोज़ लाखों करोड़ों पशुओं के साथ एक साथ क्रूरता हो रही है। कोई एक घटना होती है जिसके लिए हम बहुत समय तक महसूस करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर ये एक ऐसी घटना नहीं है जो घटी और घटकर हो गई। ये हर पल हो रही है, हर रोज़ हो रही है। जैसे कि बिल्कुल। अगर आप आँकड़ों की बात करोगे तो हर दिन लाखों पशुओं को मारा जा रहा है। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे स्वाद के लिए, जो कि जिसके लिए तर्क हम कितने भी मानव के रूप में हम कितने भी तर्क दे लें, वो कहीं से भी अगर हम साइंटिफिकली जाएँगे या हम अपने हेल्थ इश्यूज़ पर जाएँगे, वो तो है ही, वाजिब है। बट अगर हम उन पर नहीं भी जाएँ तो भी कहीं मानवीय रूप में सही नहीं है। जैसे कि डॉग लवर होते हैं, वो उनके लिए अगर डॉग मीट की बात की जाए तो उनको लगता है नहीं ये कितना गलत हो रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें या कई जगहों पर डॉग मीट खाया जी, जाता है उसी तरह से जिस तरह से चिकन को रखा जाता है। अब चिकन की बात करें तो चिकन को हमेशा फूड कंसिडर किया जाने लग गया है। हमने चिकन बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अब्यूज़्ड एनिमल है जिसको हमने फूड, अगर आप गूगल पर भी सर्च बिल्कुल। करेंगे तो वो फूड की तरह उसका आएगा। बट चिकन एक जीव है, एक प्यारा-सा छोटा-सा पूरी बच्चा समझ। है अपनी माँ का। वो जी, ये हम भूल गए शायद समझना। बिल्कुल। और जो रखने की आपने बात कही तो मुर्गियों को A4 साइज़ का जो पेपर होता है, उसे भी छोटे-छोटे केजेस में एक के ऊपर एक रखा जाता है। उनकी चोंच काट दी जाती है ताकि वो विद्रोह ना कर सके, उनके नेल्स काट दिए जाते हैं। वो वो पिंजरा जो उनके पैरों में ग्रिप होनी चाहिए, वो उस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन नहीं होते कि वो पकड़ सके। वो सिर्फ़ फड़फड़ाते रहते हैं, वही वो उनका अपना जो सुसु-पॉटी करते हैं, एक साथ रहते हैं उसी तरह में और उसी निर्दयता के साथ उनको रखते हुए और फिर उनको खाने के लिए उनको मार दिया जाता है। और जो उनके बच्चे होते हैं, वो 1 दिन, जो मेल बच्चा होता है, वो 1 दिन का सिर्फ़ बच्चा, बिकॉज़ वो हम किसी काम का नहीं होता, तो उसको इकट्ठे ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया जाता है, बड़े-बड़े ग्राइंडर में, बिकॉज़ उसको वो नहीं पाल सकते। सो इतनी क्रूरता के बाद भी अगर हम उसे खाने के रूप में खा रहे हैं, तो ये तो हमारे मनुष्य होने की कहीं से भी निशानी नहीं है। बिकॉज़ हम बात करते हैं कि हम अगर ये तर्क भी देखिए, हमें पहले हमारा पूर्वज करते थे या आदिकाल में ऐसा होता था। तो हम तो तब कपड़े भी नहीं पहनते थे, तब तो हम गाड़ियाँ भी यूज़ नहीं करते थे, हम घरों में भी नहीं रहते थे, हम फ़ोन भी नहीं चलाते थे, हम लैपटॉप, हम कुछ नहीं करते थे। हमने ग्रो किया, हमने इंसान के तौर पर भी ग्रो किया, हमने हमारी चेतना के तौर पर भी हमने अपने आप को ग्रो किया, हम एक सभ्य समाज में रहना सीखे। इस तरह के जो तर्क हैं वो बहुत ही ज़्यादा डम्ब साउंड करते हैं कि हम पहले भी ऐसा करते थे या
जो भी ये लॉजिक दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को सही साबित करने के लिए कि स्वाद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। नहीं, अब एकता, चूज़िंग आपने अभी अभी ये जो बात कही, जो लोग तर्क देते हैं कि स्वाद के लिए, ये अपने आप में ही इस पे ही सवाल उठाया जाना नहीं चाहिए। हाँ, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि स्वाद के लिए आप किसी को मार दें तो फिर तो मतलब आप, ये हम जो समाज और इन सब की बातें करते हैं उस पे एक प्रश्न चिन्ह है कि सिर्फ टेस्ट के लिए आप अपने इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं। तो ये एक सवाल उठाए जाने वाली बात लगती है मुझे। बिल्कुल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम ये भी कहें कि इंसान के रूप में हम, जो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है तो जो ताकतवर है वो जीतेगा जीतेगा। तो इस अगर हम इस तर्क को ही लेके आगे बढ़े तो इस तर्क के हिसाब से तो सारी की सारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसे ध्वस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मेडिकल इंडस्ट्री खड़ी ही इसलिए है कि हम कमजोर को बचाते हैं। हमारा जो मरीज है वो किस तरह से लड़ रहा है, जो जो जिसकी बीमारियां हैं, जो इंसान है, हम उसको देख के दुखी फील करते हैं, और सारी की सारी मेडिकल इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया इस उसको बचाने में खर्च हो रहा है। तो अगर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत हम यहाँ लेकर चले तो कमजोर, तो जो ताकतवर है वो जीतेगा, जो इस लड़ाई में पीछे है वो पीछे पीछे रह जाएगा। तो अब हम इंसान के रूप में अगर हम इस तरह के तर्क देते हैं कि हम जानवर कमजोर है और अगर हम उसे खा रहे हैं तो ये तो प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति का नियम तो था, तो तब ये कहता था कि जो शिकारी था और जो शिकार है उसको बराबर मौके मिलते थे। शिकारी जाता था शिकार करने और शिकार के पास भी बचने के बराबर मौके होते थे, जो जीत गया वो जीत गया। बट अब ऐसा एनिमल स्लेवरी में ये नहीं है, एनिमल फार्मिंग में हम पैदा कर रहे हैं उनको बिल्कुल। नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नहीं, हम उनको सिर्फ पैदा कर रहे हैं और फिर जब वो किसी काम के नहीं रहते तो हम पहले उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम क्यों उन्हीं जानवरों को पैदा कर रहे हैं जिनका हमारे लिए इस्तेमाल है, सिर्फ गाय को, भैंस को, पिग को, बकरी को, बिकॉज हम उनका मिल्क, हम उनका मीट, हम उनके शहद या हम जो भी उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और फिर हम उनको मार देते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो हमें ज़रूरत, जैसे अमेरिका की अभी कई रिसर्च आई हैं उसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि अमेरिका का में जो मीट इंडस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे खड़ी हुई है। अमेरिका में मार्केटिंग करके ये बताया गया है कि मांस खाना कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और अब इस पर एक अभी कई सीरीज भी आई हैं इनफैक्ट, बिकॉज अब जो फूड, जो पर्सनल चॉइस की बात लोग करते थे पहले, ये सिर्फ इस बात पे बोल दिया जाता था कि फूड तो पर्सनल चॉइस, अब वो पर्सनल चॉइस की बात नहीं रह गई। अब ग्लोबल जो वार्मिंग है, जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ गया है, 1.5 डिग्री बहुत बड़ा मेजर ड्रास्टिक चेंज ड्रास्टिक है चेंज है। टेम्परेचर में, है ना। और जो गर्म जो क्षेत्र हैं जैसे कि हमारा भारत देश है या जो और गर्म क्षेत्र है उनमें 1.5 डिग्री, ये तो एवरेज है ना 1.5 डिग्री, अब जो गर्म क्षेत्र है उनमें और ज्यादा है। तो ग्लोबल बिल्कुल। वार्मिंग तो हम सबका मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन ही एनिमल फार्मिंग है। ये कई सारी नई नई रिसर्च में प्रूफ हो रहा है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार, हिंदुस्तान टाइम्स में भी लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं इस बारे में अब तो, और यूरोप में, अमेरिका में काफी तेजी से इस बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। और कई बार मैं एक बार आपसे भी जानना चाहूंगी बल्कि इस बात पर कि जब हम वेज, नॉन वेज या वेगनिज्म पे बात करते हैं तो हमें बहुत वियर्ड जो आंसर्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो लोगों से सुनने मिलते हैं। आपको ऐसा कौन सा सबसे वियर्ड लॉजिक सुनने को मिला जब आपने कभी किसी को कन्विंस करने की कोशिश की हो तो? एक्चुअली इस बारे में मुझे तो जितनी भी लॉजिक लगते हैं, मतलब अगर बात बातचीत का स्कोप ही खत्म कर देते हैं, सबसे बड़ी बात है। लॉजिक तो तब होगा जब बातचीत का स्कोप आप हम मैं आपसे सामने बात कर सकूं। जैसे कि अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलिथीन फेंकना अच्छी बात नहीं है, जनरल हम बात करें, या हम कोई एक वीडियो देखते हैं इस बारे में, और कि पॉलिथीन फेंकने से कितना ज्यादा ओशन में कचरा हो रहा है और अब वो हमारा पर्यावरण कितना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो इस बात को सर्वसम्मति से सब समझते हैं, सब एग्री करते हैं इस बात पर, और सब समझते हैं कि हाँ ठीक है ये गलत है। भले ही हम प्लास्टिक यूज कर भी रहे हैं फिर भी हम सोचते हैं कि चलो अब हम कम करेंगे। बट हम सीधे उस बात को डिनाई करने नहीं, हम उस बात को सीधे के सीधे नकार नहीं देते कि नहीं आपने ऐसे कैसे कह दिया, मेरी मर्जी है, मैं पॉलिथीन फेंकूं या कुछ भी करूं। आप पहले मेडिकल इंडस्ट्री में जो इंजेक्शन यूज हो रहे हैं प्लास्टिक के, पहले उनको बंद करवाओ, फिर हमसे कहना पॉलिथीन फेंकने के लिए बंद कर। हम इस तरह से नहीं कहते ना, क्योंकि हम सब समझते हैं। बट जब ये
इस बारे में बात आती है, अगर हम फूड के बारे में बात करते हैं, जानवरों के साथ दया की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि ज़रूरी भी नहीं है, इसमें जो भी हमारे सारे न्यूट्रिशंस है वो हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं। जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनसे सारे न्यूट्रिशंस पूरे मिल जाते हैं, चाहे वो 20 अमीनो एसिड्स हो, चाहे वो विटामिन B12 हो, जो कि हमें अलग से लेना होता है, जो कि जानवरों में भी नहीं मिलता और पेड़ पौधों में भी नहीं होता। तो सारे न्यूट्रिशंस अगर हम वैसे भी कवर कर रहे हैं, तो जानवरों को आना जरूरी नहीं। तो इस बारे में बातचीत का स्कोप ही खत्म कर देते हैं। जैसे अगर मैं अवेयरनेस की बात करने जाऊं, अगर मैं एज एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट मैं अवेयरनेस की बात करने जाऊं, तो मैं जिस तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ वहां तक मेरी बात पहुंच ही नहीं पाती है। मेरे सामने इतने सारे लोग आ जाते हैं जिनको झुंड में। मेरी सारी ऊर्जा उन्हें जवाब देने में, उनसे तर्क करने में खर्च हो जाती है, जो वहां तक मुझे, जहां तक मुझे अपनी बात पहुंचानी थी वहां तक नहीं पहुंच पाई। जो शायद इस बात को सुनने और समझने की क्षमता रखता था कि हाँ, ये मैं सुनना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ खुद को, वहां तक नहीं पहुंच पाती हूँ। और तर्क भी कैसे, कि सबसे बड़ी जो मुझे रिसेंटली जो मेरे ऊपर जो ट्रोलिंग की गई वो धर्म को लेके की गई, कि ये तो संघी है, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, ये तो एक किस इनका एजेंडा है धर्म को चलाने का। मुझे कहीं से समझ में नहीं आया, मुझे पहले तो कई दिनों तक ये मतलब ही समझ में नहीं आया कि मैं संघी संघी का मतलब क्या होता है। तो मैं एक इस पॉइंट पे आ रही हूँ एकता, मैं समझ पा रही हूँ कि ये शायद पॉइंट कहाँ से आ रहा होगा। मैं आ रही हूँ डेयरी इंडस्ट्री पे, और डेयरी इंडस्ट्री को अगर हम फैक्ट चेक करने पे आएंगे तो हम पाएंगे कि शायद सबसे क्रूरतम इंडस्ट्री है। और जी, जो चाय का कप हम सुबह लेके बैठते हैं उस पे हमको जरूर गौर फरमाना चाहिए कि उसमें किसका खून क्या क्या मिश्रित है, ईश्वर ही मालिक है, कितना दर्द है उस कप में। क्योंकि जब हम बात करते हैं डेयरी इंडस्ट्री की तो ऑफ कोर्स हम सबसे पहले मैं गाय की ही बात करना चाहूंगी, जिसको हम धार्मिक रूप से हम उसको एक विशेष सम्मान भी देते हैं। पर उसके प्रति हमारा रवैया क्या है, इस पे भी थोड़ा हमें गौर करना चाहिए कि जब तक हमें उनसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तब तक तो वो माता है, और जब हम उनको कसाई में दे देते हैं, लास्ट में स्लॉटर हाउसेस में दे दिया जाता है, तो उनके साथ क्या बिहेवियर होता है। और एक्चुअली जो इतना कंजम्पशन होता है मिल्क का, क्या उतने जानवर हमारे पास हैं, तो इतना मिल्क आ कहाँ से रहा है? इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल अंजलि, जब भी हमारे सामने खाने की थाली आती है ना, तो वो इतनी सुंदर तरह से आती है कि हमको पता नहीं चलता कि उसमें जो खाना है वो हमारे पास कैसे आया है। ना हमें हमारा परिवार ये सोचने के लिए मजबूर करता है, ना हमारे टीचर्स, ना हमारे दोस्त, ना हम खुद, ना हमारे अंदर कितनी चेतना जागती है कि हम उस बारे में सोचें। तो उस खाने में उसमें कितनी सारी चीज़ें जो ऐसे फैंटेसाइज़ की गई हैं, रोमांटिसाइज़ की गई हैं, जैसे कि चाय। चाय तो इतनी ज़्यादा कि चाय के ऊपर कविताएँ हैं, चाय के ऊपर अलग-अलग तरह की शायरियाँ लिखी जा रही हैं। रूम कपल है तो चाय, मतलब चाय के बाद अब मछली पकड़ना है, कितने गाने बने हुए हैं फिशिंग के ऊपर। कि रोमांटिक कपल है वो मछली पकड़ रहे हैं, जबकि ये तो क्रूरता है, एक जीव की जिंदगी खत्म करना, और हम उसे रोमांटिसाइज कर दिया गया है। सो जो पूरी इंडस्ट्री है, चाहे वो मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, वो हमें कुछ भी सही बता सकती है, और हम 800 करोड़ लोग जो है वो उस इंडस्ट्री की बातों को सही मान लेते हैं कि हाँ, यही सही है। फिर हम जागरूक होते हैं, जब हम होते हैं और उसके बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं, जैसे कुछ लोग, तो उन लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि वो सब लोग ऑलरेडी मान चुके होते हैं वो बात। गाय के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आप, एक सबसे बड़ी बात है सोचने वाली, कि 800 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग, चलो हम इंडिया की बात करते हैं, 150 करोड़ लोगों के लिए दूध कहाँ से आ रहा है? एक, लोग कहते हैं हम गाय पालते हैं, गाय तो अब दूध देती है हमारी, हम उसको अच्छे से केयर करके रखते हैं। तो अच्छे से अगर आप केयर करके रखते भी हैं, चलो माना, पर वो गाय तो सिर्फ 9-10 महीने दूध देगी, क्योंकि ये तो नेचुरल है। जब तक माँ के पास, जब बच्चा को पोषण के लिए, बच्चा बाहर नहीं कुछ खा नहीं सकता, उसके दांत नहीं आए होते हैं, तो वो माँ का दूध पीता है, भले वो इंसान का बच्चा हो या गाय का बच्चा हो या किसी और जानवर का बच्चा हो। तो गाय के शरीर में भी तब तक ही दूध आता है जब तक उसका बछड़ा छोटा होता है। उसके बाद जी। क्या गाय की उम्र, जबकि एक औसतन गाय की उम्र जो होती है वो 20 साल होती है। तो क्या आप गाय का दूध सिर्फ 9 महीने निकाल के 20 साल गाय की सेवा करते हैं? क्या कोई भी किसान इस बात का जवाब देगा? हमेशा आप कई सारे वीडियोस देखिए जिसमें किसानों ने खुद ये बात स्वीकार की है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें उनको, बछड़े को मारना पड़ता है, कसाई को देना पड़ता है।
और जब गाय भी दूध देने लायक नहीं रहती तो हमें उसे बेचना पड़ता है। ये बात आपको कई जगह यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट माँ का दूध एक मूवी है, 2 घंटे की मूवी है, जिसमें डेयरी इंडस्ट्री की पूरी रियलिटी बहुत अच्छे से बताई गई है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही है वो सारी मूवी, विदाउट जी। बहुत ज़्यादा विजुअल्स नहीं है उसमें, तो लोग देख सकते हैं माँ का दूध यूट्यूब पे सर्च करके। सो हमने ना, लेकिन हम ये चीज़ें सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो साफ सुथरा वो वाइट ग्लास मिला हुआ है ना दूध का। तो हम ये कभी सोचेंगे नहीं कि इस दूध का रंग लाल है, इस दूध का रंग सफेद नहीं है। इस दूध के लिए उस गाय को कितना तड़पाया गया है, उससे उसके बछड़े को अलग कर दिया जाता है। दूध डेयरी इंडस्ट्री, सारी डेयरी इंडस्ट्री बहुत क्रूअल है, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री बड़े लेवल पे हो रही हो, चाहे किसान अपने लेवल पे कर रहे हो। क्योंकि गाय का जो दूध आता है वो उसके बछड़े के लिए आता है, लेकिन बछड़ा दूध ना पी पाए तभी तो दूध मिलेगा। तो बछड़े के मुंह पर वो लोहे का एक स्पाइक्स वाला वो बांध दिया जाता है, या फिर अगर बछड़े को मार दिया जाता है, बछड़े को कसाई को, तो उसकी खाल जो होती है उसमें जी। भूसा भर के गाय के पास रखा जाता है, ताकि गाय के अंदर ममता जागे, उसके दूध आए, और फिर वो दूध निकाल दिया जाता है मशीनों के द्वारा गाय को। तो जिसे हम अपनी माता कह रहे हैं, पहली बात तो गाय हमारी माता नहीं है, गाय उस बछड़े की माता है। आप माता कहकर किसी का शोषण कर रहे हो, माता कहकर, ये तो एनिमल अब्यूज है। आप हम इंसान के तौर पे हम कितनी सारी बातें करते हैं। हम दलित क्रांति की बात करते हैं, हम रेसिज्म की बात करते हैं, कलर की, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो हम स्पेसिज्म की बात क्यों नहीं करते? अगर हम एक जीव को दूसरे जीव से हम श्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? हम कैसे मान सकते हैं कि वो गाय हमारे लिए हमारी माता है क्योंकि हमें वो दूध देगी? तो ये चीज कितनी गलत है, और एग्जाम्पल नहीं, लोगों और के एक पास ना, कैसे एक होते हैं? तो इसमें हम ये फैक्ट भी कैसे भूल सकते हैं कि अगर हम माता पहले तो वो है नहीं, और अगर आप मान भी रहे हो तो उसको निभा कहाँ रहे हो पूरी तरह से, जी उसको भी जी तो आप नहीं निभा रहे। जी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे को आदत है, हमें दूध जी। की आदत हो चुकी है। और मिल्क को जो है वो हम इंडिया में इतना ज्यादा कल्चर से जोड़ा गया है कि हर त्योहार पे दूध, मिठाइयाँ, चाहे कोई भी छोटा से छोटा फेस्टिवल होगा या कुछ भी होगा, शिवरात्रि पे देखो आप, दूध का दूध चढ़ाया जाता है। कोई भी दिवाली आएगी तो सबके यहाँ मिठाइयाँ जानी है। उस मिठाई के पीछे एक जानवर को कितना तड़पाया गया है, उसके साथ कितनी क्रूरता हुई है, उसका बार बार उसको फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया गया है, उसका बेबी को उसके सामने मार दिया गया है। ये सारी क्रूरता किस लिए? क्योंकि सिर्फ हमारे स्वाद के लिए, और हमारे पास इसके लिए तर्क भी है कि स्वाद जरूरी है। तो ये चीज मुझे कहीं से भी सही नहीं लगती, और इस चीज के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम, अगर हमें नहीं पता है तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। और पता होने के बाद भी अगर हम स्वीकार रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो चेतना जागेगी, आज नहीं तो कल, कि हम इस बारे में सोचेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी। जैसे हम नहीं सोच पाते हैं ना कि कैसे लोग होते थे कि वो सती प्रथा के टाइम पर गाना गाते थे और नाचते थे, और एक लेडी को इतने इतने उसके साथ खुशी के साथ, मतलब उसको सती किया जाता था। हमारे लिए मानना कितना इम्पॉसिबल है कि हम ये बात करते हैं। तो फिर 2024 में हमें उस चीज को भी मानना, शायद हम अभी उस लेवल तक बढ़ नहीं पाए, या तो हम ये एक्सेप्ट कर ले कि हमारी चेतना शायद उतनी नहीं जागी है। शायद आने वाली पीढ़ी इस लेवल पे सोच पाएगी कि हम किस तरह के लोग हुआ करते थे, कि हम अपने ही जैसे को जानवरों के साथ इतनी क्रूरता करते थे और उन्हें मार के खा जाते थे। और आपने एक तथ्य अभी बीच में रखा, मैं उसको एक बार दोबारा यहाँ पे दोहराना चाहूंगी, वो ये कि आपने कहा कि थाली कितनी खूबसूरती से सजा के आती है। वैसे ही हम देख लें कि जब प्रोडक्ट हमें बेचा जाता है, अगर हम लिशियस की बात करें, तो आप देखें कितना साफ सुथरा धुला हुआ आपको चिकन का पीस देखने मिलता है, और आपको कितना साफ सुथरा, आपको लगता ही नहीं कि उसके पीछे कितनी क्रूरता है, उसमें खून सना था, उसमें उसका दर्द मिला हुआ है, उसमें उसकी कहीं ना कहीं वो चीखे हैं। वो बिल्कुल साफ धो के आपको ऐसा वो सफाई के साथ सामने आपके लाया जाता है कि आपको वो सब देखने ही नहीं मिलता है, पर आप उसके चलते ये भूल नहीं सकते कि वो कैसे और कहाँ से आया। अब आप आंख मूंद लें जानबूझकर ही, जिसका कोई उपाय ही नहीं है। वो बिल्कुल सही बात बिल्कुल, आपने। अगर ये चीज़ हमें खुद करनी पड़ जाए ना, तो शायद हम में से कितने सारे लोग हैं, जैसे अगर कल को ये चीज़ हो जाए कि खाने के लिए सब्जियां अगर हमें खुद उगानी है, तो शायद हम में से लोग कहेंगे हाँ ठीक है, अगर शायद अगर यही आखिरी उपाय है तो हम कर लेंगे। पर अगर हम में से कई लोगों के साथ ये कह दिया जाए जो मांस खाते हैं कि आपको खुद ही ये करना है, खुद ही उसे, जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को आपको करना है, तो बहुत सारे लोगों का दिल इतना कमजोर है वो ये नहीं कर पाएंगे।
पर वो इतना सफाई से पैक होके हमें घर पे मिल जाता है ना कि उस बारे में उस वो चिकन कैसे। अभी मेरे दोस्त ने एक किस्सा सुनाया कि वो जी। एक जगह गए थे और वहाँ पर खाना था जिसमें नॉन-वेज भी था। हम नॉन-वेज वर्ड कितना, मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि नॉन-वेज, बस वेज के आगे नॉन, मतलब नॉन-वेज बोलना कितना आसान है, बट उसमें एक जानवर की पूरी लाइफ है, उस वो ज़िंदगी बिल्कुल। थी। सो उसने कहा कि वहाँ पर किसी ने कोई चिकन का कोई आइटम था, उसने लिया और खाया, उसे ठीक नहीं लगा और उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। और वो जानवर जो उससे पहले, खाने से पहले एक ज़िंदगी था, वो आज कचरे में है। उसकी इतनी भी इज़्ज़त नहीं है कि आपने उसे खाने के लिए लिया और उसे खाया भी। उसे खाया भी नहीं, उसे कचरे में फेंक दिया गया। सो अगर हम सोचें इस बारे में, अगर हम संवेदनशील होने की बात करते हैं, अगर हम इंसान हैं और हम अपने बच्चों को, हम ऑब्वियसली हम सिखाते हैं ना कि कोई जानवर अगर किसी को, अगर कुत्ते को मारते हुए दिख जाए तो हम अपने बच्चे से नहीं कहेंगे ना कि ये तो सही है, हाँ हाँ ये ऐसे होना चाहिए, हम नहीं कहते हैं। पर फिर हम घर आके वही हम चिकन खा खिला देते हैं उसे, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना। निश्चित रूप से। ये विषय एक ऐसा विषय है एकता कि हम इस पे जितने भी बातें करें, क्योंकि बहुत स्कोप है इस विषय पर, बहुत बात की भी जानी चाहिए। और हम ये भी साथ साथ देखने मिलता है कि आजकल आपने उसके लिए शुरुआत में बोला ही था कि एक ट्रेंड चला है कि जो एक समूह है जो स्ट्रे एनिमल्स को सपोर्ट करता है, उनके एक अगेंस्ट भी हम हर सोसाइटी में होता है, वो जहाँ पे भी हम हुँ। रहते हैं कि एक ग्रुप है वो स्ट्रे एनिमल्स को सपोर्ट करना चाहता है, फीड करना चाहता है, और दूसरा ग्रुप है उन्हें लगता है कि ये एक्चुअली ये नाटक कर रहे हैं, इनको ऐसा कोई पशु प्रेम नहीं, और आवारा कुत्तों ने, आवारा गाय ने हमारे बच्चे को मार दिया या कुचल दिया। और हाँ, मैं मानती हूँ ऐसी भी न्यूज़ेस आती हैं। इस तरह की चीज़ों पर आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम हमेशा, हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम अपनी ही तरह से उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के और उसको ख़त्म करने के उसको उस तरह से ख़त्म करें जिस तरह से वो हो ही नहीं सकती। तो जब टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंसान, जानवर, सबका बहुत बुरा हाल है। अब इंसान की अगर बात की जाए तो इंसान तो अपनी सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास वो पहले जिस हालत में था उसकी हालत हर बेटर ही हो रही है, और जो जानवर है उसकी हालत बदतर हो रही है। तो जब इंसान अपने बेटर होने के बाद भी इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, इतना अग्रेसिव, इतना एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, और बहुत ज्यादा इस तरह की क्रुएलिटी, मतलब जब इंसान का नेचर ऐसा हो गया है तो वो जानवर जिसकी हालत तो बदतर हो रही है, उसे खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहा है, वो जिस जगह पे रहता था उस जगह पे उसका अब घर नहीं बचा। जो जैसे अभी हम कुछ दिनों पहले घर देख रहे थे तो हमने देखा कि कहीं 8 एकड़ के प्लॉट हैं, कहीं 6 एकड़ के, और उनके अंदर डॉग्स का आना बिल्कुल अलाउड नहीं है। डॉग्स तो सबसे लास्ट होता है जो आना अलाउड, बाकी जानवरों का तो बिल्कुल भी नहीं है कि गाय हो जी। गया या अब आपने देखा होगा सड़क पे आपको काली भैंस नहीं दिखती होगी, जो कि शायद बचपन में कभी कभार देखी भी होगी। गौरैया, आपको चिड़िया नहीं दिखती, आपको डॉग्स भी कितने कम दिखते हैं, गाय भी कितनी कम दिखती हैं, क्योंकि अब जानवरों के पास कोई घर नहीं बचा। वो कहाँ जाएंगे? सड़क पर जो जानवर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आपने उनका, हमने सारे तालाब, सारी पेड़ पौधे, फल सब्जियां सब हमने अपने लिए रख लिया है, तो वो भी तो उसी पर डिपेंडेंट थे। तो उनका जो हमारा को एग्जिस्टेंस, अगर ये एक कहावत भी है, किसने बोली थी मुझे याद नहीं आ रही, शायद न्यू किसने बोली थी, कोई गणितज्ञ, उन्होंने बोली थी कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो उसके 4-5 दिन बाद जी, इंसान जी, भी, जी। 4-5 सालों बाद बिल्कुल। इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी ना, हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी ही सुख सुविधाओं में लगे हुए हैं कि हमें क्या चाहिए, और जो जानवर है वो, उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैं कई बार रास्तों से निकलती हूँ और मैं देखती हूँ कि उनके पास कुत्ते हाँफ रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है। आसपास के लोगों से मैं पूछती हूँ, इनके लिए पानी आप रखते हो? कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता कौन रखता है। उन कोई नहीं सोचता, बिकॉज कभी हमें लगता नहीं है कि सोचना भी जरूरी है। हम चाहे खुद कितना भी पानी वेस्ट करते हैं, हम कितना भी खाना नहीं, अब सोसाइटी में फ्लोर पे फ्लोर बन गए, 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, कोई नहीं सोचता कि यार जो खाना बच गया है या जो हमारे सब्जी के छिलके जो पहले लोग गायों को खिला देते थे, कोई नहीं सोचता कि अब कौन 20 फ्लोर से नीचे जाके फिर सोसाइटी के गेट तक जाए, फिर वहां पे गाय को डाले, छोड़ो डस्टबिन में फेंक दो। ऐसे होता है। तो कोई इस तरह से नहीं सोचता। ग्रीन एंड ब्लू वाला जो डस्टबिन का कॉन्सेप्ट था कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, इस सोसाइटीज में कहीं फॉलो नहीं होता।
आप इतने दिल्ली के किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, कोई फॉलो नहीं करता है, बस कहने की बातें हैं कि रख दिया है डस्टबिन, कोई फॉलो नहीं करता, सब एक ही जगह कचरा डालते हैं। आप कांच की बॉटल, आज हम इतने सभ्य हो गए, इतने पढ़े लिखे हैं, पर हम कांच की बॉटल जो है, हम कांच हमारा टूट गया तो उसी उसको हमने जनरल ऐसे ही वेस्ट। फेंक डस्टबिन में डाल दिया। जी। उस डस्टबिन में से गाय आती है खाना खाने के लिए, कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, चिड़िया आती है खाना खाने के लिए, और वो सीधा उनके मुंह के अंदर, गले के अंदर फंस जाता है, और उनकी कई बार बहुत तड़पते हैं वो, उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बीमारियों तक तो पहुंचे ही नहीं है कि पशु पक्षी कितनी बीमारियां फेस करते हैं, सफर करते हैं, उनको उस वजह से वो कितना पेन फील करते हैं। हम उनकी जरूरत, नॉर्मल जो बेसिक नीड है ना, खाना पीना, हम वो ही नहीं, उसके लिए ही आप लोग लड़ने लगते हैं कि वो खाना क्यों खिला रहे हो आप, वो गंदगी करते हैं। जितनी गंदगी इंसानों ने की है इस दुनिया में, इस धरती को खराब किया है, क्या कोई भी जानवर कर सकता है? सो हमें पहले समझना चाहिए कि उनकी ज़रूरत, हम उनको खाना पानी नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से वो, अब मैंने एक किस्सा आपको बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, वो रेकी करती हैं। उन्होंने एक बात लिखा था कि उनके पास एक केस आया एक डॉग का, किसी ने बताया कि एक डॉग है जो लोगों के पीछे भौंक रहा है और उनको फॉलो कर रहा है। लोग डर रहे हैं सोसाइटी के उसको कि काट लेगा, और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कोई अच्छा इंसान था, उसने उन्हें फ़ोन कर दिया होगा। तो वो जब उन्होंने उससे कनेक्ट किया तो पता चला कि उसके पेट में ट्यूमर बन रहा है, और वो बहुत ओ, ज़्यादा दर्द से सफ़र कर रहा है, और वो कहना चाहता है, अपना पेन बताना चाहता है कि मुझे, मतलब मुझे हेल्प चाहिए, बट वो कह नहीं सकता बिकॉज़ वो तो भौंकेगा ही ना। तो जब कोई कुत्ता भौंकता है, लोग सोचते हैं अरे ये तो काट लेगा, भौंकना ही तो उसकी ज़बान है। वो अगर कुछ कहना भी चाह रहा है तो उसको पानी भी चाहिए तो भी वो भौंकेगा। सो डॉग लवर्स कोई अपने ऊपर टैग लगा के तो घूमते नहीं है कि कुत्ते को पता चल जाए नहीं इसको नहीं काटना है, इसको काटना है। वो किसी को भी नहीं काटते हैं। अगर हम उनकी थोड़ी ज़रूरत है, हम थोड़ा अपनी ज़िम्मेदारी भी समझेंगे, हम अपना पार्ट भी पूरा करेंगे, तो शायद ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं कि स्ट्रे एनिमल्स का ये जो बढ़ रहा है। और एक न्यूज़ को बहुत बहुत मीडिया में जितना हाइप होता है, आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर अभी जो कुछ दिनों पहले, 3-4 दिनों पहले मुंबई के वसई में एक अभी 32 ईयर्स की लेडी का को 1:30 बजे रात को एक डॉग ने उसको रेप होने से बचाया। सो ये जो खबर है, इसको किसी मीडिया में नहीं बताया गया कि एक डॉग ने एक लेडी को बचाया। पर ये खबर सब जगह आ जाएगी कि एक आवारा कुत्ते ने किए लेनी चाहिए एक मासूम बच्चे की जान, जबकि वो कुत्ता भले ही वो बच्चा जो पार्क में बॉल से खेल रहा था, वो कुत्ता भले ही उस बॉल के पीछे भागा हो। सो हम चीजें अपने ही चश्मे से देखते हैं कि ये जानवर है तो ये गलत ही कर रहा होगा, ये मुझे नुकसान ही पहुंचाएगा। जबकि उन अगर हम उस जानवर के नजरिए से सोच के देखें तो उनके लिए हम कितने बड़े क्रिमिनल हैं। हम गाड़ियों से आए दिन रोज कुचले जा रहे हैं। कल ही मैंने एक देखा, एक बछड़े का पूरा आधा शरीर कुचल दिया गया, वो मर गया। सो रोज ऐसे केसेस हो रहे हैं, हम देखते ही नहीं है, किसी भी तरह से गाड़ी चला रहे हैं दिन में रात में, तो उनके पास खाना पीना नहीं है, एंड देन उनका कोई साथी अगर वो उस गाड़ी में की वजह से उसकी जान चली गई हो, और फिर उनके अंदर एक आ जाता है डॉग्स के अंदर, वो किसी गाड़ी को फॉलो करने लग जाते हैं। मैं हमेशा चाहती हूँ, मैं बहुत क्लोजली डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, चाहे वो मेरे गली के हों या बाहर के हों। मैंने देखा है अगर आप प्यार देते हो तो आपको प्यार मिलता है, और वो इतना ज़्यादा मिलता है कि कि ना आप, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इतना प्यार आपको कोई इतने से प्यार के बदले में दे सकता है। जी। जी। अ, मैं आपकी इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि जिनको जानवरों से प्यार है, आप हम मैं और आप या और भी जो एनिमल लवर हैं, हमें उनकी आँखों में दिख जाता है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप किसी भी रास्ते में जाइए, आप कुत्ते की आँखें पढ़ सकते हैं कि वो शायद पानी माँग रहा है या उसको शायद खाना चाहिए या वो सिर्फ़ आपको प्यार करना चाहता है क्योंकि उससे आपसे उसको एक अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। तो ये बहुत आसान है, बस उसके लिए थोड़ा-सा हमें अपने दिल को खोलना होगा, अपने आप को बिल्कुल। थोड़ा-सा पर्सनैलिटी को खोल के रखना होगा कि हम दूसरों के लिए भी स्पेस क्रिएट करें। हम ह्यूमन हैं, तो हमारा ह्यूमन होना साबित होना चाहिए वहाँ पर। और ये मुद्दा तो ऐसा है, एकता की इस पे हम कितनी भी बात करें कम है और बहुत ज़रूरी है ये इस पे बात की जाना। अ, हम अभी आपने देखे होंगे कई केसेस ऐसे आते हैं कि बैंगलोर का ही मैंने कुछ सालों पहले एक किस्सा पढ़ा था कि आई डोंट नो वो साइको कुछ था इशू था कि वो जानवर उनको पसंद नहीं थे, उन्होंने कई फ्लोर ऊपर लाके पपीज को एक एक करके लाई और कई खंड ऊपर से उन्होंने एक एक करके सारे पपीज फेंक दिए।
तो मुझे तो यहाँ पे उनके मनुष्य होने पे ही सवाल खड़ा होने लगता है कि ये किस तरह, इनसे तो शायद पशु बेहतर है कहीं ज्यादा। तो ये एक काफी सार्थक चर्चा रही आपसे, पर मैं इसके साथ आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब मैं थोड़ा सा वेगनिज्म की तरफ आती हूँ, सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं हम। तो मैं ये जी। जानना चाहूंगी, चूंकि हम इंडियंस हैं और हमारे ही जो जो हमारा आहार है, जो हम बचपन से देखते आए हैं, वो काफी कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड रहा है। तो बिल्कुल। वेगनिज्म की जब हम बात करते हैं ना, तो वो हमारे कान को खटकता है कि ये बड़ा मुश्किल है, मतलब क्योंकि कुछ नहीं तो हम रायता खा रहे हैं खाने के साथ, या मक्खन खा रहे हैं, या कुछ नहीं तो घी लगाते हैं चपाती पे। तो क्या सॉल्यूशंस हैं इन चीजों के, इजी सॉल्यूशन जो आप हमें बता सके, जो हम अपनी लाइफ में जल्दी से जोड़कर इन चीजों से मुक्ति पा सकें, डेयरी प्रोडक्ट से? सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे केस में ना विक्टिम हम नहीं है कि हमें अपना खाना छोड़ना पड़ रहा है, हम कैसे खाएंगे। अगर हम इस तरह से ही हमेशा सोचेंगे तो फिर शायद चीज़ें हम उस तरह से नहीं सोच पाएंगे कि इस केस में, पूरे केस में विक्टिम जो है वो बोल ही नहीं सकता है। विक्टिम तो बिल्कुल। हम हैं ही नहीं, विक्टिम तो कोई और है, सफ़र तो कोई और कर रहा है। हमेशा जो भी इससे पहले भी जब भी कितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, उनमें हमेशा विक्टिम अपने लिए बोल सकता था। अभी भी चाहे वो जैसे मैंने कहा रेसिज़्म की बात हो या फेमिनिज़्म की बात हो, हम कभी कहीं दबी कुचली आवाज़ में ही सही, पर हमने अपने लिए लड़ना शुरू किया, सबने अपने लिए लड़ना शुरू किया एंड देन वो चीज़ें आगे बढ़ी और फिर सबने भी उनके उस बात में हाँ मिलाई कि हाँ, मानव के तौर पर सबको बराबर के अधिकार मिलना चाहिए। सो जो जी। वीगनिज्म है, अगर हम उसकी बात करें तो वो सामाजिक न्याय और न्यूनतम हिंसा की बात करता है। सोशल जस्टिस सिर्फ सोशल जस्टिस में हम हमेशा जो कमज़ोर तबका है, हम उसे अपने बराबर पे लाते हैं। जो भी जी। जो भी है कमज़ोर तबके हैं उसको, सो इस पूरे उसमें कमज़ोर तबका तो जानवर है। और अगर हम न्यूनतम हिंसा की और साथ में हम न्यूनतम हिंसा की बात करते हैं कि जो हिंसा हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हमें सबसे पहले उस हिंसा को छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि अगर हम खाने की बात करें तो खाने में मांस खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कोई भी तर्क दिया जाए तो वो न्यूनतम हिंसा के उसमें नहीं आता है, बिकॉज़ आपके पास ऑप्शंस हैं। पहनने अगर हम देखा जाए तो वीगनिज्म सिर्फ डाइट का और डाइट का मसला नहीं है, वीगनिज्म लाइफस्टाइल का भी मसला। वीगनिज्म पूरा एक लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल से भी आगे जाके, जो कि मैंने लास्ट इंटरव्यू में अपना बोला था कि वीगनिज्म लाइफस्टाइल की बात है, बट मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि वीगनिज्म लाइफस्टाइल से भी आगे जाके अवेयरनेस भी है। वीगनिज्म एक एजुकेशन भी है। वीगनिज्म सिर्फ डाइट और सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, वीगनिज्म अवेयरनेस और एजुकेशन भी है। अब जो कि आपने बात की कि हम कैसे अपने आप को चेंज कर लें, और क्योंकि हमारे उसमें रहा ही है, इंडस्ट्री हमारे हमारे कल्चर में रहा है और हमारी हैबिट्स में रहा है। सो बिल्कुल आसान नहीं होता कि एक दिन में अगर हम कोशिश एक दिन में हम आज सोच लें कि आज से हम सारा बंद कर दिया तो हम कल से चेंज हो जाएँगे, बिल्कुल नहीं होता। पर हम जिन चीज़ों को कम जो चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम वहाँ वो चीज़ें पहले छोड़ दें जो हम बिल्कुल नहीं कम खाते हैं, कि हम पहले उस तरह से शुरू करें कि 1 हफ्ते हम ये चीज़ें नहीं खाएँगे, क्योंकि ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। धीरे-धीरे करके हम उन चीज़ों पर आएँ कि ठीक है, और हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस केस में विक्टिम हम नहीं हैं, हम छोड़ नहीं रहे। जो हमारा कभी था ही नहीं, हम बस वो लेते थे, हमारा नहीं है वो कि हम छोड़ रहे हैं, हम कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर, हम बस वो नहीं ले रहे हैं जो हमारा था ही नहीं। और एक मनुष्य के तौर पे हमें ये सोचना चाहिए। प्लस अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की, बिकॉज़ हम ये दुनिया सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी है। तो हम अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएँगे? अगर हम इसी तरह की दुनिया, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो शायद आज से 50 सालों बाद जब हम नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या हम उन्हें यही दुनिया देना चाहते थे कि जिस दुनिया में उनके पास ना पहाड़ हैं, ना पेड़-पौधे हैं, ना जानवर हैं, कुछ भी नहीं है उस दुनिया में, सिर्फ़ और सिर्फ़ सीमेंट के जंगल हैं, जिसके अंदर वो हमेशा बंद रहेंगे। तो और उस टाइम पे वो क्या एसी भी हमारे काम कर रहे होंगे, या जो भी, चलो मान लिया उस टाइम पे और कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, पर क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ़ यही दुनिया देना चाहते थे? सो वो भी एक बात है। और शुरुआत हम कर सकते हैं अपने कम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे अब लेदर पहनते हैं, लेदर पहनना हमारे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लग्ज़री है। जबकि बचपन से हमें कितना अच्छा लगता था कि अरे ये प्योर लेदर का है जूता, किसी को दिखाने में। बट कभी हमने ऐसा सोचा नहीं कि प्योर लेदर मतलब आ कि कैसे जानवर रहा का है वो? जी। किसी को मार के उसकी खाल से आया है क्या? हम मंदिर में जैसे दूध चढ़ाते हैं,
नहीं ज़रूरी है। हम घी को प्योर कहते हैं, घी प्योर कैसे हो गया? घी तो शुद्ध कैसे हो गया? घी तो खून से आया है। जो हम चिकन को नहीं कहते कि प्योर है, तो घी कैसे प्योर हो गया? तो थोड़ा-सा हमें ठहरने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लेवल पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने, हमें बिल्कुल उनके अवेयरनेस की अगर बातें हो रही हैं, जो अब होने लगी हैं, तो इस पर हमें डट के खड़े नहीं हो जाना है कि बिल्कुल नहीं, हम तो ये मानेंगे ही नहीं। हम, हमारे कृष्ण जी भी दूध पीते थे, तो कृष्ण जी भी हाँ, दूध वो पीते थे। वो एक बड़ी मुख्य बात आपने कही, ये उदाहरण तो लोग बहुत देते हैं। जी। तो शंकर जी भी विष, शंकर जी ने विष भी पिया था, तो क्या वो भी पीते हो? अगर इस तरह के लॉजिक दिए जाए तो इस तरह के बेतुके तर्कों को फिर बेतुके तर्कों से काटा जा सकता है। बट बात ये नहीं है, कृष्ण जी जब दूध पीते थे तो वो गायों को कितने प्रेम से रखते थे, और उनके पास कितनी सारी गायें थी, उनकी एक मुरली बजाने पे गायें आ जाती थी, वो इतना प्रेम करते उतना थे। प्रेम रहा होगा, सोचने पर वाली जब बात है। जब हाँ, वो एक है, तो खैर वो एक किस्सा ही, पर अगर माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जी, जी, माइथोलॉजी जी। किस्से। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं, पर आज जब आप गाय को अपने पास लेके जाते हो तो वो कितना तड़पती है, वो नहीं आना चाहती। उसे पता है कि वो, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, और वो डर रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो नहीं आना चाहती। तो ये तो हमें दिख रहा है ना, ये तो हमें दिख रहा है कि ये प्रेम नहीं है, वो प्रेमवश नहीं आ रही है कि लो मुझे मारो, लो मेरा दूध इस्तेमाल करो, या मेरे बच्चे को मेरे से अलग करके मुझे तो ये प्रेमवश नहीं है। सो शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं। प्लस अब हम देखें तो वीगनिज्म के अब हम देखें तो कई सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। गुड़गांव में कई सारे वीगन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। इनफैक्ट अभी हम धर्मशाला गए थे, वहाँ वीगन रेस्टोरेंट है। पुणे में कई सारी मिठाइयों की शॉप है जो वीगन मिठाइयाँ बनाते हैं। अभी मैंने अपने बर्थडे पे केक लिया था, वो वीगन केक था। सो अगर हम रिसर्च करना शुरू करेंगे, अगर हम करें, तो हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सब कुछ छोड़ के ही बैठ जाना है। हम, अगर हम नहीं भी छोड़ सकते तो हम पहले कम कुछ शुरू, पहले हम माने तो कि समस्या है हमारे एग्ज़ैक्टली, ऐसा करने में। एग्ज़ैक्टली। अगर हम जी। उसके ही विरोध में खड़े रहेंगे तो ये चीजें शायद पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। पहले हमें इस चीज को मानना होगा, और जब हमने मान लिया ना, तो आधा तो हमारा बदलाव वहीं से शुरू हो गया है। आधे बिल्कुल। बदलाव को तो हमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को इसमें हम अड़े नहीं रहे, हमने बदल दिया। तो वहां से फिर धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार मान लिया है और अगर आप उस चीज की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है किसी को शायद एक दिन लगे, एक महीना लगे, या किसी को एक साल लगे। ये तो फिर ठीक है, नहीं, आपकी और आदत जब कोशिश भी है। महत्वपूर्ण है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कोशिश करना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, जागरूक होना बिल्कुल, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जी। आप दूध को अभी, आप अगर आप नहीं एकदम से छोड़ पा रहे हैं, तो आप दूध को एक लग्ज़री प्रोडक्ट की तरह यूज़ करिए, कि दूध हम बिल्कुल अपनी बेसिक ज़रूरतों में हम नहीं दूध यूज़ करेंगे। मैं किसी जान, क्योंकि ये मुझे पता है, और इस तरह के मैं इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, तो मैं कम इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। और नॉन-वेज का देखो, मॉक मीट आ गया है मार्केट में अवेलेबल, और जब हम इस तरह की चीजें और इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर रिसर्च भी और बढ़ेगी, और इस पर और ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। जैसे हमें जो जो वो तो सारा खेल मार्केट सप्लाई एंड डिमांड का है ना, तो जिस चीज की बिल्कुल। डिमांड बढ़ेगी उस चीज की सप्लाई भी होने लगेगी। और ये जो तर्क आता है कि मिलियंस लोग काम कर रहे हैं ये इस इंडस्ट्री में, उनका क्या होगा, किसान काम कर रहे हैं। तो ये रातों रात तो होगा नहीं कि आज मैंने कहा वीगन बन जाओ और पूरे सारे के सारे 150 करोड़ लोग इंडिया के आज वीगन बन गए। ओवरनाइट तो ये होगा नहीं, इसको प्रोसेस होने में ही शायद 40-50 साल लगेंगे। तो तब तक इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे कि लेदर, पहले जो कि अभी कई सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं जहाँ वीगन लेदर यूज होता है। जैसे कि बनाना वेस्ट जो होता है उससे लेदर बनता है। तो वो जो लोग लेदर इंडस्ट्री में काम करते थे, जो बहुत क्रूअल प्रोसेस में काम करते थे, आज वो बनाना वेस्ट से जो लेदर बनता है उसमें काम कर रहे हैं। सो शिफ्ट हो जाएंगे लोग, रातों रात ये नहीं होगा कि सबके जॉब्स चले जाएंगे। और लेदर के साथ-साथ मैं अपने सारी सहेलियों का, क्योंकि ये लेडीज़ का प्रोग्राम है मेजरली, तो मैं सिल्क की साड़ियों की तरफ भी आपका ध्यान यहाँ पे लेके जाना चाहूँगी कि सिल्क के कीड़ों को कैसे उबलते पानी में डाला जाता है। आप वो बिल्कुल। एक बार चाहें तो यूट्यूब करके खुद भी देख सकते हैं, और फिर हम सोचे कि हम शादी-ब्याह में और अच्छे उत्सवों में, पूजा-पाठ में आप वो कपड़े पहनते हैं और उसको पवित्र मानते हैं और सुंदर मानते हैं, पर एक बार उस पे गौर फरमाइए कि उसमें भी कितने जो क्रिएचर्स हैं उनकी जान ली गई है उसको बनाने अब के लिए। रेशम को कितना फैंटेसाइज किया गया, हर जैसे कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को रेशम का दुपट्टा दे रहा जी। है, इस तरह की कविताएं, इस तरह के दृश्य हमने सिनेमा में भी देखे हैं। पर पूजा में लेदर, जैसे आपने मंदिर की बात की, तो मंदिर में लेदर पहनना मना है और सिल्क सिल्क पहनना पहनना मना अलाउड है। नहीं है। हाँ। जी। तो ये भी तो एक आयरनी है ना कि हम हमने
उस तरह से सोचा नहीं। एक शायद ये भी एक अवेयरनेस की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमने उस तरह से सोचा भी नहीं होता है और हमें एक नई दिशा एक अवेयरनेस के ज़रिए भी मिली होती है। शायद जैसे मुझे मिली है, आपको मिली है, वैसे हो सकता है इस प्रोग्राम के थ्रू और लोगों को भी मिले। निश्चित रूप से मिलेगी, और मैं तो चाहूंगी कि आज प्रोग्राम सुनने के बाद कम से कम कुछ तो हमारी बड़ी बिंदियों का एक कप चाय कम हो जाए, या कम से कम वो ब्लैक पे टर्न हो जाए। बिल्कुल, और जैसे मैं सबसे आपको पहले एक मैं छोटी-सी बताना बात और चाहूंगी, बताऊँ कि जैसे मैं हाँ आपसे जी। खुद बहुत मोटिवेट होके जा रही हूँ एकता, कि मैं खुद टी लवर हूँ, और आज से नहीं, मैं काफी लंबे टाइम से कोशिश में हूँ कि मेरी चाय कम हो जाए, और फिर से मैं ब्लैक टी पे आती हूँ, और फिर से वो दूध पे स्विच हो जाती है, व्हाइट टी पे आ जाती है, थैंक नॉर्मल यू। टी पे। बट आई एम श्योर कि इतना कुछ आपसे सुनने और जानने के बाद बिल्कुल उसका असर पड़ेगा, और हम उसके ऊपर एक हिम्मत वाला कदम हम सारे के सारे लोग उस पे ले पाएंगे। थैंक यू। बातें मेरे पास बहुत सारी हैं एकता, समय हमारे पास कम है। मैं जल्दी से आपसे जी, पूछना चाहूंगी जी, कि आपका एक वो समय चल रहा था डिप्रेशन का, जब आप डिप्रेशन जी। में थी, कैसे आप उससे बाहर आई? रंगों ने आपको कैसे उससे बाहर निकाला? रंगों की क्या भूमिका थी? अ, सो मेरा जो ये वक़्त था डिप्रेशन वाला, ये बहुत छोटा-सा वक़्त नहीं था, ये काफ़ी लंबा वक़्त था। और ये इतना ज़्यादा ये बहुत ही मैं बोलूँगी ये बहुत ही जिस तरह से मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, शायद मैं उस वक़्त सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं कभी बात भी कर पाऊँगी किसी से। मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए थे और मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और मैं लगभग 2 साल तक एक कमरे में ही बंद रही थी। खाना खाती थी, फिर सो जाती थी, रोती रहती थी एंड कभी समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सिचुएशन जो भी रही है, मैं उनको ज़िम्मेदार नहीं उनको क्या होता है ना कि आप कहने को एक परिस्थिति को ज़िम्मेदार ठहरा लो, पर जिस फ़ेज़ में आप हो, उसके लिए आपने अपने आप को उसमें ढाल दिया होता है, इसलिए आप वैसे हो गए होते हो। और आपके डर जो है वो आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि आप खुद उससे निकलने से भी डरते हो क्योंकि अगर आपको लगता है कि अब मैं इससे निकल गई तो मैं लोगों को फेस कैसे कर पाऊँगा? अब लोग मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, लोग मेरे बारे में वो सोच रहे होंगे और मैं किसी के सामने नहीं जा सकता। तो जी। इतनी मैं उस वक़्त जो मेरा वो दौर था, मुझे लगता नहीं था कि शायद मुझे लगता था मैं ऐसी ही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी किसी से खुल के बात भी कर पाऊँगी, मैं रो भी पाऊँगी किसी के सामने। और अपने आप को मैंने हर तरह से दूर कर दिया था। फिर मेरे ज़िंदगी में तो एक साथी आए मेरे पार्टनर और आशीष नाम है उनका और आशीष म्यूज़िशियन है और पर उनके आने से मेरी ज़िंदगी में मुझे थोड़ी-थोड़ी मैं उस फ़ेज़ से निकलने लगी। पर ऐसा नहीं था कि मैं निकल गई क्योंकि हम हमारे सामने चाहे कोई भी हो बिकॉज़ डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि हम जैसे हमारे जो फैमिली मेंबर या हमारा जो क्लोज़ भी इंसान होता है ना, वो भी हमारी स्थिति नहीं समझ पाता है। अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मेरे पार्टनर को समझ में नहीं आएगा कि मुझे कैसे हैंडल करना है या मुझसे क्या बात करनी है बिकॉज़ हमारे जैसे इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। क्योंकि हम हमेशा यही सीखे होते हैं कि अगर कोई परेशान है तो उसका कोई रीज़न होगा और उससे पूछो क्या हुआ और वो बोलेगा कि मैं बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तो जो ये लाइन है ना सब ठीक है, ये नहीं सुननी होती है कि सब ठीक है। एक्चुअली सब ठीक नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करना होता है कि सब ठीक नहीं है। और इसी बारे में बस ना उनके पास अवेयरनेस थी कि मैं ना मेरे पास है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मुझे कैसे फ़ील कराना है, ना उन्हें पता था। बस हम दोनों धीरे-धीरे उस जर्नी से आगे बढ़ रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में कलर्स आए। कलर्स कैसे आए कि मुझे अपने घर को सजाना था। हम दोनों जब साथ में शिफ्ट हुए तो हमें अपने घर को सजाना था और हमारे पास उतना बजट नहीं था। तो फिर मैंने जो कुछ कबाड़ की चीज़ें थी, मैंने सोचा कि क्यों ना उससे अपने घर को सजाती हूँ, तो आशीष ने मुझे कलर्स गिफ्ट किए और वो एक वक़्त था कि मेरे पास जब कलर आए तो एक मेरी दुनिया ही चेंज हो गई। मैं कलर्स के साथ इतना चाहे वो मेरा मेडिटेशन हो, चाहे मेरी काम, चाहे मेरा डॉक्टर, चाहे साइकियाट्रिस्ट कुछ भी कह लो वो मेरे कलर्स ही थे, जिसकी वज़ह से मैं उस चीज़ से बाहर आई और कॉफ़ी की भी बहुत भूमिका रही। लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका मैं मानूँगी वो इस चीज़ की थी कि उस लड़ाई को मैंने लड़ने के लिए मैं हारी नहीं।
क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हर हमेशा हमें बचाने के लिए कोई साथी ही आएगा, या मेरी ज़िंदगी में कोई साथी आया तो हम सबको एक साथी का इंतज़ार करना चाहिए कि एक कोई आएगा हमारी ज़िंदगी में राजकुमार और वो सब ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हमें लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। बस हमारे साथ जो लोग हैं, भले ही मेरे साथ मेरा साथी था या कोई माँ-बाप है, हमारे भाई-बहन है, जो भी हमारे क्लोज़ है, हमें जी। हमें ही उन्हें सिखाना है और हमें ही उनको भी हमें हमें इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस फ़ेज़ तक पहुँच जाएँ और फिर हम लोगों से कंप्लेन करें कि हमें कोई समझा नहीं। जब हमारे आस-पास सब ठीक ही है, तब भी हमारे हमारे को मेंटल हेल्थ के बारे में, सुसाइड के बारे में, इन बारे में बातें होनी चाहिए घरों में। इस बातों को हम कई तरह से अवॉइड नहीं कर सकते कि हम बच्चों के सामने नहीं हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ही नहीं, पागल है। पागल शब्द कह के ही हम बिल्कुल उस चीज़ को पूरी तरह से नकार देते हैं, जबकि वो डिप्रेशन वाला जो फ़ेज़ है ना, वो कई बार ज़िंदगी में हमारे शायद सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए या 2 हफ़्ते के लिए आया। ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल के लिए आए। पर उस 1-2 हफ़्ते में भी हम फ़ील कर रहे होते हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, हमें किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा होता है, वो फ़ेज़ हम सबकी ज़िंदगी में आता है। पर क्या हम बात करते हैं? क्या हमारे आस-पास कोई ऐसा होता है जो हमें उस वो एहसास दिलाए हमें, जो उतना हमें बिना जज किए हुए हमारी बात सुन सके, बिना ये पूछे हुए कि क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? अरे तुम्हारा तो रोज़-रोज़ का नाटक है, तुम्हें तो बस अच्छा नहीं लगता जब देखो तब। इस तरह की बातें कहे बिना कोई बस हमारे साथ बैठा रहे, हमें जो करना है करने दे, हमें जो हमारा कुछ सुन सके। सो इतना स्पेस क्रिएट करना, खुद भी दूसरों के लिए और हमारे आस-पास भी हमारे लिए कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह का जी। तालमेल आपस में, ऑफ़िस में, दोस्तों के बीच, कलीग्स के बीच, स्कूल में, कॉलेज में, जैसे स्कूल की मैं बात करूँ तो हम सब कहते हैं कि हमारे बच्चों के को सबको लगता है कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। पर क्या हम में से कोई भी अपने बच्चे को ये सिखाता है कि अगर आपका दोस्त रो रहा है, तो उसे एक बार गले लगा के चुप कराना है? नहीं, रोना अरे नहीं, रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बच्चे रोते नहीं हैं। सो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ हम रोने को पूरी एक इमोशन है इंसान का जिसे हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जी। बच्चे बच्चे के ही साथ ही उसको ख़त्म कर दिया। रोना नहीं है, हारना नहीं है, तो हार को एक्सेप्ट करना ही जब नहीं आएगा तो डिप्रेशन तो आएगा ही। क्योंकि हमने तो हमेशा यही सीखा कि हारना ही नहीं है। तो जब हारना ही नहीं है तो हार कैसे आ गई ज़िंदगी में? जैसे एक बच्चा हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहा हो और वो जब कभी दूसरे शहर गया हो पढ़ने के लिए और वहाँ वो टॉप नहीं कर पाया, या जैसे आप कोटा का भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में इतने सुसाइड के केसेस आए हैं, अभी कुछ वक़्त पहले न्यूज़ आई है। सो वो बच्चा हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने उसे वो सिखाया नहीं कि हार भी इसी के साथ-साथ आती है। हार, जीत जीत भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। जी, अपने सभी साथियों को मैं यहाँ बताती चलूँ जो हमें भी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, क्वालिफिकेशन से तो एकता एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट रही हैं, बीटेक हैं, पर अब जैसा कि हम अभी रंगों की बात कर रहे थे, एकता खुद का एक पेज रन करती हैं जिसका नाम है रंगसाजी। इन्होंने अपने उस मुश्किल दौर के दौरान, जैसा कि अभी इन्होंने अपनी कहानी में बताया, कि उन रंगों से रूबरू हुई और इन्होंने बहुत सारे ऐसे गिफ्ट, छोटे-छोटे, जो जो भी वो भी, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स रहे हैं आपके, जो आप बनाती हैं। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाती हैं, स्केचेस बनाती हैं, और क्या-क्या है एकता, आप रंगसाजी में और किस-किस तरह का काम है आपका? सो रंगसाजी हमारा सस्टेनेबल डेकोर है और प्लास्टिक फ्री है सारा, और इसमें मैं हाँ, इमोशंस को लाती हूँ अपने आर्ट के ज़रिए। सो ये हमारे सारे गिफ्ट्स पर्सनलाइज़्ड होते हैं, चाहे वो वेडिंग गिफ्ट्स हो या होम होम डेकोर के लिए आइटम्स हो या फिर किड्स गिफ्ट्स हो या किड्स रिटर्न पार्टी के गिफ्ट्स हो, बहुत सारे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हो। सो हम इमोशंस को लाते हैं इसके थ्रू, और मेरा जैसे मैंने अपने घर का आपको बताया था कि मैं अपने घर की दीवारों को मैंने वैसा ही बनाया जैसे एज़ अ पर्सन मैं हूँ। क्योंकि हम अपनी घर की दीवारों को हम अपनी एल्बम तो देखते हैं तो हमें लगता है इसमें हमारी सारी पर्सनल चीज़ें, सारे इमोशंस होते हैं, हमारी खुशियाँ, हमारे दुःख, और वो हमारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। पर जब हम घर की बात करते हैं तो कई बार हम उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं और कोई भी फ़ोटो फ्रेम टाँग लिया या कुछ लगा दिया, उतना नहीं सोचते हैं। बट कि जबकि मुझे लगता है कि घर की दीवारें भी हमारी कहानी कहनी चाहिए, जैसे जो कि हम एज़ अ पर्सन हैं। तो जैसे मैंने शुरू किया था, मुझे कविताएँ पसंद हैं, शायरी पसंद है,
और जी, कलर्स पसंद है। तो मैंने अपने घर की दीवार तो उसी तरह से मैंने शुरुआत की कि रंगसाजी के ज़रिए मैं लोगों के भी जो इमोशंस हैं, उनके लिए उनका जो भी है पर्सनलाइज़्ड बनाऊँगी। तो इसके थ्रू फिर मैंने पर्सनलाइज़्ड डेकोर आइटम्स बनाने शुरू किए। इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। जैसे कि ऑफ़िस में किसी को अपनी कलीग्स को गिफ्ट देना होता था एंड लाइक उनको चाहिए कि कुछ फेमिनाइन दो, तो मैंने उस तरह के गिफ्ट्स बनाए। किसी को लगता था मोटिवेशनल मेरे को अपने टीममेट्स को देना है, तो वो वैसा किड्स के लिए कि मेरा बच्चा इस तरह से सोचता है और मैं चाहती हूँ उसके कमरे में कुछ इस तरह से चीज़ रहे। किचन का जैसे मैं डेकोर जो करती हूँ, बिकॉज़ किचन को डेकोर के लिहाज से बहुत ज़्यादा किचन को नेग्लेक्ट किया जाता है कि किचन में, जबकि किचन में इतना ज़्यादा हम समय बिताते हैं उसके बाद भी। जी, जी। तो मैंने किचन डेकोर भी अपने इसमें शामिल किया। और जानवरों से मुझे प्यार है, तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ कोट्स के ज़रिए। और जब से ये मैं ये वेगनिज़्म के ज़रिए भी मुझे कई सारे इस तरह से चीज़ें मिलती हैं ऑर्डर्स बनाने के लिए कि मुझे ये कोट लिखवाना है या सो मैं अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स पे काम करती हूँ। होम डेकोर हो गया या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गई, गिफ्ट आइटम हो गए, सारे हमारे वुडन सस्टेनेबल डेकोर होते हैं और जी, हैंड पेंटेड होते हैं सारे। जी। नेम प्लेट्स लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स एक जो दीवारें आपकी कहानी कहें वो दीवारें किसको देखनी अच्छी नहीं लगेंगी, सादी दीवारों की बजाय। अभी आपने कविताओं की बात कही, एकता क्या लेके आई हैं हमारे लिए, क्या सुनाएँगी हमें? कविताएँ ये आपने एकदम प्रॉम्प्ट पूछ लिया है। कविताएँ मुझे अपनी याद नहीं रहती हैं, मैं फ़ेसबुक पर लिख तो देती हूँ। कुछ भी अगर कुछ भी छोटा-सा अगर नज़दीक में अवेलेबल हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैं सोच देखती हूँ। उम, मुझे रखनी चाहिए थी। अगर आप साथ के साथ अपने फ़ोन पे टाइमलाइन खोलकर कुछ पढ़ सकें हमारे लिए। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल। तो हम यहाँ पे अभी डिप्रेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने मानसिक अवसाद के ऊपर ही कविता लिखी थी, मेंटल हेल्थ के ऊपर ही। मैं चाहती हूँ मैं कि वो सुनाती हूँ। जी, जी, स्वागत है। सो ये कविता कुछ 10 पार्ट्स में है अलग-अलग, ठीक है। कविता का नाम है अवसाद। सबसे भागकर जाना चाहती थी वो, कहाँ ये नहीं मालूम। अब सबसे दूर यहाँ कौन सता रहा है उसे, क्या है जिससे वो नहीं भाग पा रही। पैरों में अब तो कोई बेड़ी भी नहीं, फिर भी हर वक्त वही उदासी, क्या अब वापस लौट जाए सबके पास। वो जो हर सुबह उसके गाल चूम लेता है, उसे सबसे अधिक प्रेम करता है, वो भी बात-बात पर कह देता है, क्या ये हर वक्त मुँह फुलाए बैठी रहती हो यार, व्हाई कांट यू बी जस्ट हैप्पी। वो चुपचाप मुस्कुरा देती है, आखिर महबूब को भी चाहिए उदासी की वजह। हर समय फ़ोन पर ढूँढती रहती है 10 वेज़ टू बी हैप्पी। म्यूज़िक, आर्ट, किताबें सब कुछ तो करती है। ऊब कर इनसे फिर गूगल खंगालती है। थोड़ी देर बाद डिलीट कर देती है गूगल की सर्च हिस्ट्री। कोई देख ना ले, जाने क्या-क्या सोचती रहती है। डिप्रेशन बीमारी है, बिल्कुल बुखार की तरह। उसे बिठाकर घंटों समझाया था, ढेरों आर्टिकल दिखाए थे। कैसे तो उसके माथे को चूमकर बोला था, आई एम ऑलवेज़ विद यू। अब जब रोने लगती है अचानक तो लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। यार तुम्हारा रोज़-रोज़ का यही नाटक है। एक बार किसी का इंतज़ार करते-करते नींद आई और वक़्त चुपचाप निकल गया। तब से वो यही नुस्खा आज़माती है, सो जाने से वक़्त भी निकल जाएगा और ज़िंदगी भी। घंटों बिस्तर के एक कोने में पड़ी रहती है, जागने के बाद फिर सो जाती है। रात को 2 बजे नींद खुलती है तो घड़ी की तरफ गहरी देखकर गहरी सांस लेती है। चलो आज का दिन तो निकला। पहले दिल भारी होता है फिर सर। उसने सर दर्द की दवाई के पत्ते लाकर रख दिए हैं। ठीक हो जाओ फिर साथ में फ़िल्म देखेंगे। वो कहता है कि व्यस्त रहो तो ये सब फालतू के ख़्याल नहीं आते। उसे मालूम तो होगा ना कि फ़िल्म देखते हुए भी वो ना जाने क्या-क्या सोचती रहती है। यार पागल है वो, अपने में ही रहता है, ना मिलता है किसी से ना ढंग की नौकरी है। दोस्तों के एक ग्रुप में जाने किसकी बात पर सबको खिलखिलाते देखा था, तब नहीं कह पाई थी चीख कर,
वो पागल नहीं है और ना मैं, चुपचाप मुस्कुराकर सब में खुद को शामिल कर लिया था। कैसी घमंडी चिड़चिड़ी है, सबसे उल्टे मुँह बात, पहले कितनी अच्छी हुआ करती थी। उस जैसी समझदार लड़की से इस तरह की उम्मीद कहाँ की जा सकती थी। वो भी तो खुद को बार-बार यही समझाती है। कितनी बार तो समझा चुकी है उसे कि वो अभी और चीखना चाहती है, पूरी ताकत से। नहीं होना चाहती उसके मना लेने पर चुप। पर उसने कौन-सा डिप्रेशन पर पीएचडी कर रखी है, जो उसकी बातों को समझ सके। यार आई एम नॉर्मल सबकी तरह, मुझे नहीं समझ आता तुम क्या कहना चाहती हो। कितनी मासूमियत से तो कहता है, ये उसकी प्रॉब्लम थोड़ी ही है। एक डिप्रेशन से हुए सुसाइड केस वाली खबर को उसने ऑफिस में ज़ोर-ज़ोर से पढ़ा था, जब सबने एक आवाज़ में साफ-साफ उसे गलत ठहराया था कि बस मरना नहीं चाहिए था। वो घंटों में वो घंटों अकेले में रोई थी इस बात पे। कौन जाने मन की पीड़ा, ये कँपकँपी, धक से बार-बार ज़हन में आता मौत का ख़याल। कोई ठीक कर दो ना मुझे। बहुत टचिंग थी एकता, और एक अवसाद ग्रसित व्यक्ति की मन की जो व्यथा है, वो आपने पूरी बात, आपने वो अंधेरी गुफा हमको पूरी तरह से दिखा दी। अ, बहुत टचिंग है, और आशा करती हूँ कि हर किसी के पास कोई ऐसा मौजूद हो जिससे वो अपनी बात कह पाए, और उसमें भी ईश्वर वो धैर्य दे कि वो उसे सुने और समझे, और ये भी जाने कि अवसाद के साथ भी आगे बहुत बीमारियां आती हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो डिप्रेशन अपने साथ लेके आता है, जैसे कि डिमेंशिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके बारे में भी पढ़ें, जागरूक रहें, ऐसी मेरी आप सभी मित्रों से जो हमें सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है। एकता, और मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे अलग अलग मंचों के लिए लिखा भी है, कहानियां भी लिखी हैं। आप नीलेश मिश्रा जी के यादों के एडिट बॉक्स के मंच से कैसे जुड़ी? मैं फ़ेसबुक के ज़रिए ही जुड़ी थी और मैं लिखे करती थी कविताएँ, कहानियाँ और वहाँ पर ही उनकी टीम से मुझे कॉल आया था और उसके बाद मैंने वहाँ एक कहानी लिखी जिस कहानी में काफ़ी सारे करेक्शन हुए और उसके बाद वो पहली कहानी मेरी वहाँ नीलेश मिश्रा सर की आवाज़ में आई और कहानी लोगों ने काफ़ी पसंद की। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ काफ़ी उनके साथ क्योंकि वर्कशॉप भी होती थी, उनके जो उनका जो घर है लखनऊ में स्लो वहाँ जी, पर जी, जी, उसको हम सबने खूब देखा होगा यूट्यूब पर। बिल्कुल हाँ, तो वहाँ पे वर्कशॉप भी होती थी और काफ़ी मैंने वहाँ कुछ सीखा, कहानी की बारीकियाँ सीखी, उसकी टेक्निकलिटीज़ सीखी, कहानी को फ्रेम कैसे किया जाता है बिकॉज़ कमर्शियल उस पर काम करने पर हमने कई सारे अलग-अलग ब्रांड्स के साथ भी फिर कहानियाँ लिखी हैं, एडवर्टाइज़मेंट के उसमें भी, तो वो भी सीखा और जो मन की कहानियाँ भी होती हैं, उनको भी कैसे शब्दों को एक एक पैराग्राफ में कैसे ढाला जाए या कहानी में कहाँ हम बारीकियों में हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक मैं छोटी-सी आपको चीज़ बताऊँ कि नीरज सर कहते थे कि आपको ये कहानी में कहना नहीं होता है कि जैसे कोई मिडिल क्लास जैसे एक लड़का है और वो मिडिल क्लास फैमिली का है, आपको वो दृश्य क्रिएट करना होता है कि अगर उसके जैसे अगर हम सिनेमा देख रहे हैं या हम कोई सीरीज़ देख रहे हैं, तो अगर उसके घर में कोई इस तरह की कोई पॉन्ड्स क्रीम रखी है या इस तरह का मिरर लगा है या तो वो हम देख के वो समझ जाते हैं कि हाँ समझ ये जाते इसका हैं। ये किस तरह से होगा। सो वैसे ही कहानी के पे किरदार के बारे में हमें नरेटर को खुद नहीं कहना होता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है। वो अपने किसी अपनी बात के ज़रिए या उसके ज़रिए किरदार अपने आप आना चाहिए कि किरदार की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरह से कहानियों की बहुत छोटी-छोटी बारीकियों पे उस समय हमने काम किया और उससे मैंने मेरी जो भी कहानी लिखने की कला थी वो उसको और निखारा। अपने सभी व्यूवर्स को मैं यहाँ बताऊं कि एकता ने नीलेश मिश्रा जी के साथ तो काम किया ही किया है, उसके साथ साथ उन्होंने ऑडिबल, आज तक, रेडियो, बिग एफएम के लिए भी कहानियां लिखी हैं, और इनकी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है जिसका नाम है सूली पर समाज। ये क्या है एकता, इसके बारे में कुछ बताइए। सूली पर समाज एक पोएट्री बुक है जिसमें वुमेन राइट्स के ऊपर सारी पोएट्रीज है और इसमें जो भी वुमेन इश्यूज के ऊपर जिन पर बात नहीं की जाती थी और अब से बुक को
तो उस पर मैंने कविताएँ लिखी थी उन सारे इश्यूज़ पर, और उसके बारे में वो मेरी और किताब अगर है। कोई इसे सूली पढ़ना पर चाहे तो समाज, कहाँ पे अवेलेबल है? अमेज़न पर किताब उपलब्ध है। तो किताब का जो नाम है वो एक्चुअली सूली पर मैं, और मैं को क्रॉस किया हुआ है, एंड देन समाज की। जब एक सूली पर आप एक औरत के साथ-साथ जो पूरा समाज ज़िम्मेदार होता है, अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत होता है तो सिर्फ़ आप कहने को कितनी ही बातें कह ली जाएँ, लेकिन उसके पीछे हमको सबको कहीं न कहीं बदलने की ज़रूरत है। हमें सबको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है कि हम एक आधी आबादी को एक कमज़ोर समझकर, या आधी आबादी के साथ को बराबरी के दर्जे में क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आज 20वीं शताब्दी पे आने के बाद 21वीं शताब्दी में हम आज भी हमें इस वजह से क्यों लड़ाइयाँ करनी पड़ रही हैं। एक तो आपसे इतनी सारी बातें हमने करी कि समय सीमा से हम आगे आ चुके हैं, क्योंकि बातें ही खत्म नहीं हो रही, टॉपिक्स इतने सारे हैं हमारे पास बात करने के लिए। ईश्वर ने चाहा तो हम फिर बहुत जल्दी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि हम आपके लेखन पे बहुत ज्यादा बात अभी नहीं कर पाए हैं। तो पर मेरा और मेरी सारी बड़ी बिंदियों का आपके साथ ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप उस सिंड्रेला की तरह हमारे समाज में जाएं कि जिसको आप छड़ी छुआएं वो आप जैसा हो जाए, वो वेगन हो जाए, और वो भी पशुओं के कष्ट को वैसे ही समझ पाने में सक्षम हो जैसे कि आप। थैंक यू सो मच। आपसे बात बहुत अच्छा करके मुझे लगा इस बहुत अच्छा बात लगा। को। और आई एम श्योर बड़ी बिंदी पर भी जो दर्शक होंगे उनके भी अगर कुछ सवाल हैं, या उनको किसी बारे में कुछ विगनिज्म की जर्नी से रिलेटेड, या वो कुछ शुरू करना चाहते हैं, या अभी कुछ या रंगसाजी के लिए या लेखन के कुछ भी बारे में, तो बिल्कुल अपना मैसेज छोड़ सकते हैं आपको या बड़ी बिंदी के उस पर। तो बिल्कुल अगर मुझे बिल्कुल, लगेगा कि मैं कहीं कुछ हेल्प कर पाई तो करूँगी। जरूर, जरूर। एकता, हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए, हमसे इतनी अच्छी-अच्छी, इतनी प्यारी-प्यारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू। थैंक यू। मैं अपनी सारी बड़ी बिंदियों को यहाँ बताती चलूँ कि हमारे कमेंट बॉक्स में आपके लिए बाय मी अ कॉफ़ी का एक लिंक है, जिससे आप हमारे लिए कम से कम 1 और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है, ये हमारे थ्रू कैंसर जो सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए जाती है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। फिर से अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार।